हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आपका अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ लाइंस में से फर्स्ट टाइप ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन के रिगार्डिंग स्टडी की थी। अब हम लाइन्स के सेकेंड फॉर्म की तरफ मूव करते हैं, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, रेखा का प्रवणता रूप। अब प्रवणता रूप की समीकरण क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती है, दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दी जाती है, तो फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या रोल है? एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइंस को छोड़कर बाकी जो तीन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, रेखा का प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप और लंब रूप, इनसे हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है जिसको डायरेक्टली यूटिलाइज किया जा सकता है। अब ऐसे में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन हमें क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है, चलिए उसको देखते हैं। अगर हम लाइन की इक्वेशन को एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं तो इससे मिलने वाली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इस लाइन में यूज किए गए वेरिएबल्स ही है। तो लाइन के अंदर यूज किया गया वेरिएबल m रिप्रेजेंट करता है कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। उस एंगल के tan की वैल्यू को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे कहा जाता है स्लोप ऑफ द लाइन, ये रेखा की प्रवणता कहलाती है। जबकि c रिप्रेजेंट करता है कि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, यही लेंथ c कहलाती है, इसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस लाइन ने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट किया, आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, इट डजंट मैटर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरफ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है और यही डिस्टेंस c कहलाती है, तो इसे कहा जाता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इट मींस लाइन के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म प्रवणता रूप से हमें जो दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं उनमें से पहली है m, और m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन को, रेखा की प्रवणता, जो कि होता है लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री के एंगल पर झुकी है, उस एंगल के tan की वैल्यू को स्लोप कहा जाता है। सेकेंड c वेरिएबल, c डिनोट करता है कि लाइन ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर y एक्सिस को कट कर रही है, इसी लेंथ को, यही डिस्टेंस हमारी c होती है। दैट मींस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, इसको हम c से डिनोट करते हैं। ये दो वैल्यूज हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से पता चलती है। अब ऐसे में क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जाती है, तो फिर हम वहां से कैसे निकालें कि लाइन का स्लोप कितना होगा? इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। चलिए उसे देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस फॉर्म की लाइन की इक्वेशन को अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन में बदलना चाहें, उस फॉर्म में बदलना चाहें, लेफ्ट साइड में y होना चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड में केवल y रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। दैट मींस by विल इक्वल टू माइनस ax एंड माइनस c। नाउ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन में पहले y देन इक्वल टू के राइट साइड में पहले x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो ऐसे में पहले x एंड देन कांस्टेंट टर्म। अब लेफ्ट साइड में केवल y होना चाहिए, y के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्सट्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई की जो वैल्यू है, इससे पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ केवल y रह जाएगा। सो दैट विल बी y इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स एंड प्लस, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए तो प्लस माइनस का साइन कांस्टेंट टर्म के साथ लेते हैं, डिवाइडेड बाय b। दैट इज इट मींस पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड करने पर ये फॉर्म बन जाएगा और यही हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन है, रेखा की प्रवणता रूप का समीकरण हो गया। अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमारे लिए m की वैल्यू हो जाती है माइनस a अपॉन बी और c की वैल्यू हो जाती है, दैट मींस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, जो कि होगा माइनस c अपॉन b। ये हमारे लिए c की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन से स्लोप ऑफ द लाइन और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, रेखा की प्रवणता और y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस x माइनस वाई रूट थ्री इक्वल टू 5 एंड रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। हिंदी में देखें,
रेखाओं x माइनस वाई रूट थ्री इक्वल टू 5 और रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो लाइंस के बीच में एंगल आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको दो लाइंस के स्लोप दे रखे हैं, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस देन एंगल बिटवीन देम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट होता है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इट मींस अगर हमें गिवन दोनों लाइंस के स्लोप्स हमें मिल जाते हैं तो हम दोनों लाइंस के बीच के एंगल को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मींस हमें दोनों लाइंस के पहले स्लोप्स आइडेंटिफाई करने होंगे। लाइंस के स्लोप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइंस को हम पहले कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे? y इधर रहना चाहिए, दैट मींस माइनस वाई रूट थ्री इक्वल टू एक्स उधर जाके माइनस का एक्स एंड प्लस 5 ऑलरेडी वहां पर y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, तो जो भी वैल्यू इसके साथ है वो ट्रांसपोज कर देंगे इधर। तो दैट मींस y विल बी माइनस रूट थ्री से डिवाइड करने पर माइनस 1 अपॉन माइनस रूट थ्री नीचे आएगा, माइनस रूट थ्री से हम डिवाइड कर रहे हैं इंटू एक्स एंड प्लस 5 अपॉन माइनस रूट थ्री। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई का टर्म है, क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म बन गया, तो x के साथ मल्टीप्लाई का जो टर्म है वो हमारे लिए m हो जाएगा, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल 1 अपॉन रूट थ्री। तो ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हमारे लिए m1 होगा। ठीक ऐसे ही सेकंड लाइन के स्लोप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो सेकंड लाइन के स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए y इधर रखते हैं, बाकी सब ट्रांसपोज कर देते हैं, तो माइनस का रूट थ्री एक्स एंड प्लस 7। अब ये ऑलरेडी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म है, सो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे लिए m हो जाएगा, दैट मींस m इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। अब ये क्योंकि सेकंड लाइन का स्लोप है तो इसे हम m2 कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों लाइंस के स्लोप्स को आइडेंटिफाई कर लिया, m1 एंड m2। दोनों लाइंस के स्लोप्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद अगर स्लोप्स में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनता है तब तो हम डायरेक्टली बता पाएंगे इनके बीच का एंगल, और अगर कोई रिलेशन नहीं बनता तो tan थीटा की वैल्यू के थ्रू हमें दोनों के बीच के एंगल को आइडेंटिफाई करना हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या m1 और m2 जो स्लोप्स हमने आइडेंटिफाई किए वो बराबर हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन रूट थ्री और m2 है माइनस रूट थ्री, दे आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है तो दैट मींस इनके बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल नहीं होगा, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन है दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट। m1 की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन रूट थ्री इंटू m2 की वैल्यू है माइनस रूट थ्री, सिंप्लीफाई करने पर दैट इज इक्वल टू माइनस 1। और अगर दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस 1 आता हो तो देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। बिकॉज m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, so the angle between the lines is 90 degree. Next form of line is intercept form of line, रेखा का अंतःखंड रूप, जिसके इक्वेशन का फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म की लाइन की इक्वेशन भी हमें दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है और वो दोनों इंफॉर्मेशन है लाइन के अंदर यूज किए गए वेरिएबल्स a एंड b। लाइन को एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करने से हमें लाइन से मिलने वाले दोनों स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता चलेंगे। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर जब हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जितने डिस्टेंस पर जाकर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां तक की लेंथ को एक्स के नीचे लिखा हुआ वेरिएबल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मींस एक्स एक्सिस की इंटरसेप्ट की लेंथ ए हो गई। ठीक ऐसे ही वाई एक्सिस को लाइन जाकर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहां से ओरिजिन तक की लेंथ वाई के नीचे लिखा हुआ वेरिएबल बी डिनोट करता है। Therefore, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप वो होता है एक्स के नीचे लिखा हुआ वेरिएबल a, दैट इज। ठीक ऐसे ही इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप वो होता है वाई के नीचे लिखा हुआ वेरिएबल b, दैट मींस दैट विल बी b। अब लाइन क्योंकि हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में तो दी नहीं जाएगी, हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन दी जाएगी जो कि होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म की अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी गई हो तो हम कैसे पता लगाएं कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है, वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ कितनी है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इसमें एक्स और वाई लेफ्ट साइड में होंगे, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म और वो भी 1 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में एक्स एंड वाई, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म, तो इसको राइट साइड में ले चलते हैं, दैट मींस ax प्लस by इक्वल टू c उधर जाके माइनस का c हो जाएगा। लेकिन राइट साइड में तो हमें 1 चाहिए, तो राइट साइड में 1 कैसे आएगा, तो माइनस c से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो राइट साइड में 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1। तो माइनस c से इसको डिवाइड करने पर ये हो जाएगा ax अपॉन माइनस c एंड प्लस by अपॉन माइनस c।
लेकिन अभी भी ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन नहीं बनी, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू है वो डिवाइड में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे y के साथ भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, वैल्यू डिवाइड में होनी चाहिए। तो जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करते हैं, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करें, यदि किसी संख्या को एक भिन्न से डिवाइड किया जाता है तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। दैट मींस a into y ऐसा लिखा जा सकता है, तो फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दैट मींस जो वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट करनी है उसको हम नीचे वाले टर्म के डिवाइड में अगर ले जाएं तो उसे वहां से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो ठीक है, ऐसे यहाँ करते हैं। हमें यहाँ a नहीं चाहिए तो a को इसके अपॉन में ले चलते हैं। सो दैट विल बी x अपॉन माइनस सी अपॉन ए एंड प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन b इक्वल टू 1, और यही इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। तो x के नीचे लिखा हुआ वेरिएबल डिनोट करेगा x एक्सिस के इंटरसेप्ट को, x अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप को, जबकि y के नीचे लिखा वेरिएबल डिनोट करेगा y एक्सिस के इंटरसेप्ट को। सो a की वैल्यू हमारे लिए यहाँ हो जाती है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस माइनस सी अपॉन ए, जबकि b की वैल्यू हमारे लिए यहाँ हो जाएगी माइनस सी अपॉन बी। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 8x plus 15y equal to 120 बिटवीन द एक्सिस। रेखा 8x plus 15y equal to 120 के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। दैट्स द क्वेश्चन। दैट मींस जो लाइन हमें दी गई है, इस लाइन का एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड पार्ट की लेंथ है हमसे पूछिए। दैट मींस लाइन का एक्सिस के बीच में जो ये इंटरसेप्टेड पार्ट है इसकी लेंथ हमें चाहिए कितनी हो। दैट मींस ये लेंथ आइडेंटिफाई करनी है कितनी हो। अब इस लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम देखें तो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 90 डिग्री तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में अगर ये साइड और ये साइड मिल जाए तो दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मींस हमें एक ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ, और ये दोनों ही पार्ट लाइन का एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट्स की लेंथ को डिनोट करता है। दैट मींस रेखा का अक्षों पर अंतःखंडित भाग की लंबाई को दिखाता है। इट मींस हमें लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म अगर मिल जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ हमें मिल जाएगी, जिसके थ्रू हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड में हमारा 1 होना चाहिए। तो इट मींस पूरी इक्वेशन को 120 से डिवाइड कर दिया। सो दैट विल बी 8x अपॉन 120 प्लस 15y अपॉन 120 इज इक्वल टू 120 अपॉन 121 हो जाएगा। तो ऐसे में 8 से डिवाइड किया दैट इज 15 एंड 15 8 जा, तो x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया किसमें, इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मींस x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x एक्सिस की इंटरसेप्ट a की लेंथ हमारे लिए हो जाती है 15, जबकि y एक्सिस की इंटरसेप्ट b की लेंथ हमारे लिए हो जाती है 8। तो इट मींस x एक्सिस की इंटरसेप्ट की लेंथ हमारे पास 15 आई, जबकि y एक्सिस के इंटरसेप्ट की लेंथ हमारे पास 8 आई। तो अब इस राइट ट्रायंगल की दो साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इसे आइडेंटिफाई करना है कितना हो जाएगा। लेट ये O है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो इन राइट ट्रायंगल OAB हम AB की लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। राइट ट्रायंगल OAB के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 15 स्क्वायर हो जाएगा। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 स्क्वायर इज 225, दोनों को प्लस करेंगे 289। इट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 289, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास हो जाएगी 289 का स्क्वायर रूट 70। इट मींस ये लेंथ हमारी हो जाती है AB की लेंथ दैट इज 17। तो लाइन का एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट्स की लेंथ निकल के आई 17 यूनिट। दैट इज नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, रेखा का लंबरूप, जिसकी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। और ये भी हमें दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। क्या, इसके अंदर यूज किए गए वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है, चलिए उनको देखते हैं। इसके लिए हमने एक्सिस के ऊपर लाइन को ड्रॉ कर लिया। लाइन अगर सपोज ये है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p को डिनोट करने वाली लाइन, तब यहां से मिलने वाली दोनों स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक अल्फा और एक p। अब क्या है ये वैल्यूज, अगर हम लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, लाइन पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ ही वेरिएबल p होती है, जबकि अल्फा होता है कि लाइन पर ओरिजिन से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं। इट मींस
परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो अल्फा है और ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ पी होती है। दैट मीन्स लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप पी हो जाएगी, जबकि इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है दैट इज अल्फा। जनरली अल्फा नहीं पूछा जाता, यही पी आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन देकर अगर कहा जाता है कि ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ आइडेंटिफाई करो, तो फिर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल फॉर्म में एक्स और वाई लेफ्ट साइड में होता है, तो एक्स वाई को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले चलते हैं। दैट मींस ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, ये हो जाएगा। इस स्टेप के बाद नॉर्मल फॉर्म की लाइन में लंब रूप की समीकरण में बदलने के लिए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, आपको एज इट इज याद रखना होगा। इसके बाद हम पूरी लाइन को x के कोफिशिएंट के स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के अंडर रूट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। दैट इज ax अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and plus by upon under root a square plus b square and that is equal to minus c upon under root a square plus b square। और यही रेखा की लंब रूप की समीकरण कहलाती है, जिसमें x के कोफिशिएंट की वैल्यू cos अल्फा होती है। सो cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y के कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे लिए साइन अल्फा होती है, तो y के कोफिशिएंट की वैल्यू दैट इज दिस वन साइन अल्फा हो जाएगा। तो साइन अल्फा हो गया हमारे लिए b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर हमसे कहा जाता है कि इस एंगल को आइडेंटिफाई करो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों को आइडेंटिफाई करके साइन अपॉन कॉस कीजिए, दैट वुड बी टेन अल्फा। तो अल्फा 10 के टर्म्स में निकल के आ जाएगा। एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म हमारे लिए p, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन, मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप होती है। सो p विल बी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट मींस एक पर्टिकुलर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए अगर माइनस का साइन आ भी रहा होगा तो लीव इट, छोड़ देंगे उसको। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विल बी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन पर एक बाउंडेशन है कि ओरिजिन से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ ही आइडेंटिफाई की जा सकती है, जबकि हमें क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ आइडेंटिफाई करो कहा जाए। हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर पूछा जाए, हो सकता है यहां से पूछा जाए, हो सकता है यहां से पूछा जाए। तो अगर ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को फाइंड करने के लिए कहा गया, तो फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं रह जाता। इसलिए नॉर्मल फॉर्म की लाइन की इक्वेशन रेयरली यूज होती है। स्पेसिफिक कंडीशन है 0 0, जबकि इसकी बजाय हम इसके ऑल्टरनेट को अगर यूज करें तो हम किसी भी पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए उसे देखते हैं। कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 on the line ax plus by plus c equal to 0। दैट मींस एक लाइन ax plus by plus c equal to 0 आपको गिवन है। इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है P x1 y1, जहां से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। दैट मींस ये लेंथ कितनी है हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इस कॉन्सेप्ट के लिए एक छोटी सी बाउंडेशन है, और बाउंडेशन ये है कि लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की ही होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले x आना चाहिए, फिर y आना चाहिए, देन कांस्टेंट टर्म, और ये सारी वैल्यूज लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन होनी चाहिए, राइट साइड में 0। इनके कोफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनके बीच में साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले x, देन y, देन कांस्टेंट टर्म, सारी वैल्यू लेफ्ट साइड इक्वल टू 0। ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन कहलाता है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हमें हर हाल में लाइन की इक्वेशन इसी फॉर्म में चाहिए। नाउ इस एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और स्मॉल p की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन आपको दी गई उस इक्वेशन में इक्वल के लेफ्ट साइड की पूरी वैल्यू उठा लीजिए। दैट मींस ax प्लस by प्लस c, और इसमें x की जगह पर पॉइंट x1 प्लेस कीजिए
और y की जगह पर पॉइंट y1 की वैल्यू को प्लेस कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से को डिवाइड कर देंगे। दैट मींस x का कोफिशिएंट a का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b के स्क्वायर के अंडर रूट से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने पर ये हमारी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन हो जाता है। किसी बाह्य बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की माप हो जाती है। लेकिन क्योंकि लेंथ है तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं माइनस का साइन आ भी रहा हो तो लीव इट, क्योंकि मॉड ले लेते हैं हम इसका। दैट मींस पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये लेंथ ऑफ p हो जाता है। कैसे आइडेंटिफाई करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर पॉइंट का कोफिशिएंट x1, y की जगह पॉइंट का कोफिशिएंट y1 प्लेस कीजिए। दैट मींस ax1 प्लस by1 प्लस c हो जाएगा। एंड देन इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कीजिए x के कोफिशिएंट के स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से। इसे डिवाइड कर दीजिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है। वैल्यू माइनस नहीं लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दैट्स व्हाई माइनस का साइन अगर आ भी रहा होगा तो लीव छोड़ देंगे उसे। लाइन के नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, ऑन द लाइन 12x - 5y + 6 = 0। बिंदु 3, -2 से रेखा 12x - 5y + 6 = 0 पर डाले गए लंब की माप ज्ञात करो। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन की इक्वेशन दी गई है 12x - 5y + 6 = 0। इस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेट p 3, -2 से डाले गए लंब की माप, डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की होनी चाहिए। दैट मींस ax + by + c = 0। तो ऑलरेडी इसी फॉर्म में इट मींस हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p = ax1 + by1 + c अपॉन अंडर रूट a² + b²। तो ऐसे में जो लाइन की इक्वेशन दी है इसमें x की जगह पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 को प्लेस करेंगे। तो x की जगह प्लेस करेंगे हम 3 और y की जगह प्लेस करेंगे -2। सो दैट विल बी 12 इंटू x की जगह प्लेस करना है हमें 3 -5 इंटू y की जगह में प्लेस करना है -2 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट दैट मींस 12 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर का अंडर रूट। दैट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सिंपलीफाई करते हैं। 12 3 = 36 माइनस माइनस प्लस 10 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर 144 एंड प्लस 5 स्क्वायर इज 25। स्क्वायर रूट करना 36 एंड 6 42 एंड 10 52 डिवाइडेड बाय दोनों का सम हो जाएगा दैट इज 169। स्क्वायर रूट विल बी 13। तो 52 डिवाइडेड बाय 13 4 = 52। दैट मींस 4 यूनिट। दैट्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द लाइन। दैट मींस पॉइंट 3, -2 से लाइन 12x - 5y + 6 = 0 पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाती है 4 यूनिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस ही क्यों, इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर कंसाइडिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्यों नहीं? एक्चुअली जब लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस वैरी करती है, और अगर डिस्टेंस वैरी कर रही है तो डिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। जबकि कंसाइडिंग लाइन संपाती रेखाओं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू 0। अब पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है। दैट मींस दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट बनता है। इसलिए हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। अब लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है तो बाउंडेशन है कि लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म की होनी चाहिए। तो लेट हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों लाइंस के लिए पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि लाइंस कैसी हैं, और कैसी लाइंस हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो फिर हम कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अगर नहीं भी निकाले तो हम बता सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाता है बट ये कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर नहीं है तो फिर ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। और अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट्स का रेशियो एंड कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सब बराबर हो जाते हैं तो लाइंस कंसाइडिंग लाइन संपाती रेखा कहलाती है। जनरली कंसाइडिंग लाइंस के बीच में डिस्टेंस 0 होती है तो इनके बीच में हमारे लिए डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दो लाइंस कंसाइडिंग निकल के आई तो डिस्टेंस 0। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया ही नहीं जा सकता है।
तो बचा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म की दो पैरेलल लाइंस कब होंगी? जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के तो बराबर हो, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर ना हो, देन द लाइंस आर पैरेलल। तब ऐसी पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 1 एंड 2, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों के कांस्टेंट टर्म्स c1 और c2 का डिफरेंस लीजिए, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम का अंडर रूट। लेकिन यहां तो x के कोफिशिएंट्स अलग अलग है, y के कोफिशिएंट्स अलग अलग है, तो फिर हम a और b की जगह क्या लें? इसके लिए लेट हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म की लाइंस की इक्वेशंस हैं। यहाँ x के कोफिशिएंट का रेशियो अगर हम निकालते हैं 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4, y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर हम निकालते हैं 3/12 दैट इज अगेन 1/4, लेकिन कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो 5/-1, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इसके बराबर नहीं है, सो लाइंस आर पैरेलल। नाउ पैरेलल लाइंस में x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है, तो ऐसे में हम x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स को आपस में बराबर कर लेते हैं। कैसे? जिस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स छोटे हैं उसको इस वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, दैट मींस दोनों x के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए और दोनों y के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। इसके लिए जो आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। अगर हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 8x प्लस 4 3 12y एंड 4 5 20 इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जा सकता है। दैट मींस हम इक्वेशन ये ना लेके इसको ले, तो हमारे लिए दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें x के कोफिशिएंट बराबर हो, y के कोफिशिएंट्स बराबर हो, तभी हम उनके लिए दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम उन्हें बराबर करेंगे। हमारी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ax plus by plus c1 equal to 0, ax plus by plus c2 equal to 0 होनी चाहिए। इट मींस x के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए और y के कोफिशिएंट्स आपस में बराबर होने चाहिए। तब ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म की दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्या है? दैट मींस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है इसलिए, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो जाती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 5x plus 12y equal to 7 एंड 5x plus 12y minus 19 equal to 0। रेखाओं 5x plus 12y equal to 7 और 5x plus 12y minus 19 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया तो लाइंस के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, लेकिन ये तो बताया नहीं कि लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसाइडिंग, कैसी लाइंस है, ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा। क्वेश्चन में हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दी गई है, 5x plus 12y equal to 7, 5x plus 12y minus 19 equal to 0। इनको सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 7 को ट्रांसपोज करके इधर ले आते हैं, तो दैट वुड बी 5x plus 12y minus 7 equal to 0। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरह से हमारी दोनों लाइंस की इक्वेशन सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में। हम इसको नहीं ले रहे, इस फॉर्म में ले रहे। ओके, अब दोनों इक्वेशंस में हम चेक करें a1 upon a2, तो दैट इज इक्वल टू 5/5, इट इज 1, b1 upon b2, दैट इज इक्वल टू 12/12, दैट इज अगेन 1, एंड कांस्टेंट टर्म c1 upon c2, अगर हम इसको देखें तो -19/7 या 7/19 एक ही बात है, दैट इज -7/-19, इट इज 7/19। तो यहाँ x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो बराबर है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के बराबर नहीं है, so the lines are parallel, that means line 1 is parallel to line 2। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा था। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों में कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस, तो कांस्टेंट टर्म्स में जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, दैट मींस -7 बड़ी वैल्यू में से माइनस करेंगे -19, डिवाइडेड बाय x के कोफिशिएंट, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट बराबर हैं इसलिए हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 12 स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, तो -7 एंड माइनस प्लस 19 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 एंड 12 स्क्वायर इज 144 का स्क्वायर। इट मींस ऊपर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों का सम होता है 169 का स्क्वायर रूट करना है, तो 12/30, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।